अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 और 8 के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू में आपके पास है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर ए बी सी डी देन द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है उसके दरमियान आपने रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें डिस्टेंस जो है वो अगर यहाँ पे ना कैलकुलेट करें तो फिर हम ये देख सकते हैं कि इसमें ना ए बी और सी डी में जो है वो क्या रिलेशन जो है ना वो इसमें आ रही है। तो चलें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको ना डिस्टेंस फार्मूला चाहिए होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास ना डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अब ए और बी का डिस्टेंस लेना है। तो इस पॉइंट को x1 y1 रख लें, इसको x2 y2 रख लें। तो मैं आपको कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करना बताता हूँ क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको ना मैन्युअली कर सकें। तो कैलकुलेटर में देखें डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब पहला पॉइंट है x1 3/2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू इंटर करते हैं 3/2, 3/2 और दूसरी वैल्यू x2 की आ रही है, यहाँ पे b में 3 आ रही है। तो ये आप ना -3 लिखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट ने यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें तो वो बेहतर है। मैं इसमें जिसको डिलीट करते हो पहले ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लिखें पहला पॉइंट आ रहा है 3/2, 3/2 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ पे x2 की 3 आ रही है। तो इसको आपने माइनस करना, -3 आ जाएगा और इसमें ब्रैकेट क्लोज करें और इसका स्क्वायर कर दें और फिर प्लस दबाएं आप। इसलिए हम ब्रैकेट नेक्स्ट आपको शुरू करनी है, फिर आपने एक्स वैल्यू जो है ना वो इंटर करनी है। तो वो सेकंड वैल्यू भी आपकी फ्रैक्शन में, तो -7 डिवाइडेड बाय -7/4 इसकी वैल्यू आ रही है y1 की और माइनस करेंगे इसमें से आप सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है y2 की 3/4। तो यहाँ पे आप 3/4 आ जाएगा आपके पास और ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसका स्क्वायर कर लें। तो इसमें थोड़ी सी ब्रैकेट की मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप इसमें इक्वल करें। तो इसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट्स में चेक करें तो 2.914 ना आपके पास इसकी वैल्यू जो है ना 1 है, 2.9154 ना। तो ये वैल्यू आपके पास इसकी आ रही है। तो इसी तरीके से ना मैंने वैसे ना दोनों वैल्यू कैलकुलेट की थी। मैंने एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके इसलिए बता दी है कि यहाँ पे आप इसको ना खुद कैलकुलेट कर सकें कैलकुलेटर से ना। तो वैल्यूज मैं इसकी लिखता हूँ। तो
ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.915 और सी डी की वैल्यू अगर आप चेक करें तो वो 3.201। इसी तरीके से ना आप अगर इस पॉइंट को x1 y1 रखें और इसको x2 y2 रखें और फिर ये फार्मूला लगाए ना ये वैल्यू, तो देखें 3.201 जो है ना 2.915 से ग्रेटर है। तो इसलिए आपका फिर ये थर्ड जो ऑप्शन है ना इसमें सेकंड बी ए बी इज लेस देन सी डी, ये वाला ऑप्शन ना आपका बनेगा क्योंकि ए बी की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट है कि इफ ए और बी आर एनी 2 पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट लाइन नंबर लाइन देन इट मिड पॉइंट बी। अब यहाँ पे ना एक लाइन है, उसके ऊपर ना आपके पास ना ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके पास इसमें आ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट ना एक लाइन इस तरह से कोई अगर आपके पास एक इसमें लाइन आ रही है उसके ऊपर ना ये आपके पास दोनों पॉइंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसका मिड पॉइंट ना क्या होगा, तो मिड पॉइंट देखिए दरमियान में होगा। तो मिड पॉइंट कैसे आप निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे ए और बी को और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा a + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ऑप्शन ना आपका इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट आपको 4 ना वर्टिसेस दिए गए हैं, तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, इन वर्टिसेस को नाम दे देते हैं कि इस वर्टेक्स को आप ए कह दें, इसको बी, इसको सी और इस वर्टेक्स को आप ना डी का नाम दे दें। मैं वैसे ही एक फिगर ना आपके सामने ये बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से और समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ कि ये आपके पास ए बी सी डी फिगर आ गई। तो अगर आप देखें इसमें ये चारों डिस्टेंस का पहले कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये चारों डिस्टेंस का निकाल लिए ताकि टाइम जो है ना उसमें सेव किया जा सके। तो ए बी डिस्टेंस तो आपके पास अगर आप चेक करें तो 2√2 इसकी वैल्यू आएगी। ए बी के बाद बी सी डिस्टेंस अगर आप फाइंड करें, बी और सी का डिस्टेंस, तो वो आपके पास 2√10 इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेटर से सी डी डिस्टेंस फाइंड करें तो वो आपके पास 2√2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ए डी डिस्टेंस फाइंड करें, यानी चारों साइड के आपने डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी और ए डी आपने निकाले, तो ये 2√10 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें ए बी आपके पास ना ये वाली साइड है और डी सी जो है या सी डी आपके पास ये साइड है। तो ये देखें सी डी और ए बी इक्वल आ रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे बी सी और ए डी इक्वल आ रहे हैं। ये आपके पास बी सी साइड है और ये ए डी आ रहा है, तो ऑपोजिट साइड ना इक्वल आ रही है। तो वैसे ना ये पैरेललोग्राम होती है। अब बाकी फिगर क्यों नहीं है, अब स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड बराबर होती है, तो चारों साइड तो बराबर नहीं आई तो इसलिए ये स्क्वायर तो नहीं हो सकती। इसी तरह ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होती है जिसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड होती है, तो उसमें तो ये कंडीशन ये इक्वल वाली तो आती नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती ट्रेपीजियम। काइट, अब काइट देखें किस तरह से होता है, काइट की शेप में यूं होती है, कुछ इस तरह से काइट की शेप होती है। तो ये ए बी सी डी इसको अगर मैं नाम दूं तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपके पास ना ये ए बी सी, अब ये बी पॉइंट है ना, तो ये साइड ए बी और बी सी बराबर होनी चाहिए, तो ए बी और बी सी बराबर होने चाहिए और ये वाली साइड ए डी और बी सी, तो ए बी बी सी के बराबर है। यहाँ पे देखें तो ए बी बी सी के इक्वल नहीं है, या ए डी बी सी के इक्वल है, तो वो भी देखें ए डी और डी सी के इक्वल नहीं है। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि अगर ए पॉइंट से देखें, तो अगर यहाँ से देखें तो फिर ए बी और ए डी बराबर होनी चाहिए, यानी इसमें ये जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, इसकी एडजेसेंट साइड ये साइड अगर आप ए पॉइंट ले रहे हैं तो ए से
डी और ए से बी वाली ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ए बी और ए डी बराबर है, तो ए बी और ए डी बराबर नहीं है, यहाँ से आप देख लें। और इसी तरीके से अगर यहाँ से सी को देखें तो सी से बी और सी से डी ये भी दो एडजेसेंट साइड है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो किसी भी केस में आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट रख के उसकी दोनों साइड एडजेसेंट साइड देखें तो बराबर नहीं आएंगी, तो ये काइट भी नहीं है। तो वैसे भी आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बच जाएगा। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट साइड बराबर होती है, ए बी डी सी के, ए डी बी सी के। तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा कि ये पैरेललोग्राम होगी आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ट्राइंगल विद वर्टिसेस। इसमें भी आपको ट्राइंगल के जो है वो वर्टिसेस जो है वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ भी ना आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ना अगर इनको नाम दे दें आप वर्टिसेस को, इनको अगर आप नाम दे दें ए बी और सी का, तो ये डिस्टेंसेस ना आप फाइंड कर लें। तो ए बी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना, तो ये आपके पास √29 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बी सी निकालेंगे तो ये भी आपके पास √29 आ जाएगा। और इसी तरह कैलकुलेटर से अगर आप ए सी लेंथ फाइंड करें वो आपके पास √58 आ जाएगी। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करें ना, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा भी हुआ है नीचे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस निकाले हुए। तो अब ट्राइंगल की ये वर्टिसेस गिवन है। तो अब ये ट्राइंगल कौन सी है, अब इसमें देखें साइड दो इक्वल आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसमें ना दो साइड को स्क्वायर करके ऐड करें कि ए बी का स्क्वायर लें और बी सी का स्क्वायर लें, अब पता है ना स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं, और ए सी का स्क्वायर लें, तो जब आप तीनों साइड के स्क्वायर लेंगे ना अंडर रूट काट जाएंगे, तो ये 29 + 29 = 58 आ जाएगा। तो ये 58 = 58। तो आपके पास ना यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो होल्ड करेगा कि a² + b² = c² आ रहा है। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम ट्रू आ रहा हो तो वो क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा इसमें दो साइड भी इक्वल है, तो दो साइड जिस ट्राइंगल में इक्वल हो वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके सी ऑप्शन ना आप लिखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ C - D और -D-, इसका मिड पॉइंट आपने बताना है। इस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 रख लूँ और इस पॉइंट को मैं x2 और y2 रख लूँ, तो मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला क्या होता है कि x1 + x2 /2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -t, प्लस x2 की वैल्यू क्या आ रही है, c आ रही है, और /2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास y1 की वैल्यू क्या आ रही है, c, और प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है, -d, और /2 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -c + c / 2 और c - d / 2। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है ना यहाँ से बन जाएगा कि सी ऑप्शन आपका इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आपको गिवन है कि P23 इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ XY। अब देखिए मिड पॉइंट जो है ना 23 जो है मिड पॉइंट है AB साइड का, ठीक है। तो मिड पॉइंट भी आपको गिवन है, तो मिड पॉइंट गिवन है तो हम मिड पॉइंट की जगह 2 और 3 लिख लेंगे।
और दूसरी तरफ ये दो पॉइंट है ना आपके पास x1 y1, मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड करके आया होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला इन दोनों पे ए बी पे लगा के ना ये मिड पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास मिड पॉइंट है पी। तो मिड पॉइंट कैसे आता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 और x2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर आपने पहली वैल्यू के बराबर होती है और दूसरी सेकंड वैल्यू ना सेकंड के, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये 2 2 का 4 हो जाएगा x माइनस 3 और 3 उधर जाके प्लस करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू क्या होगी, ये 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू जो है 3 के बराबर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू ना सेकंड के इक्वल, या 4 प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगी, या 6 में से 4 को माइनस करें तो 2, तो 7,2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में डी ऑप्शन बन रहा है, तो डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कि इफ टू ऑर्डर पेयर दिस एंड दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ए। अब ये दोनों पॉइंट ना आपस में बराबर है, तो ए की वैल्यू सिर्फ आपको चाहिए, तो फाइंड आपने सिर्फ ए की वैल्यू करनी है, ए किसके बराबर होगा। तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं तो मैं इनको इक्वल लिखता हूँ, ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और बी माइनस 3 आ रहा है आपके पास एक पॉइंट, और ये दूसरे पॉइंट 4 और 5 के ना इक्वल आ रहा है, तो इसको 4 5 के इक्वल रख लें। अब पहली वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड, तो फर्स्ट वैल्यू ए प्लस 1 बाई 2 पहले पेयर में आ रही है और सेकंड पेयर में फर्स्ट वैल्यू 4 आ रही है। अब देखिए डी की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम दूसरे को इक्वल नहीं रखेंगे, सिर्फ ए ही हमें चाहिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे। 4 2 का 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या 1 उधर जाके माइनस करें 8 में से, तो क्या आ जाएगा 7 आपके पास, तो सी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एक पॉइंट दिया गया, तो आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आपके पास ना लाई करते हैं। अच्छा, इसमें बुक में ना ये पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ है -4 और -6, यानी 6 के साथ में 2 दफ़ा माइनस है, तो असल में ये ना फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -4, 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास, तो हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि 4 ना आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके से, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों x और y, यहाँ भी y भी प्लस होता है, x भी प्लस होता है, और यहाँ पे x नेगेटिव y। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y क्या होता है पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो अब इस पॉइंट में देखें x क्या आ रहा है -4, तो x नेगेटिव है और y +6 आ रहा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखें पहली वैल्यू माइनस में होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है प्लस में, तो ये माइनस x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव, तो ये किस में होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो आपके पास का क्वाड्रेंट 2 है, इसमें ये पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट 3 है आपका और ये क्वाड्रेंट आपका 4 है, इसमें ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है -6 और 4, तो इसका ना बी ऑप्शन आप फिर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट देखें, आपको एक फिगर दी हुई है, तो इसमें है कि आपने एडजॉइनिंग फिगर में बताना है कि डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी किसके बराबर होगा। अब देखें ये फिगर ना यूं बनी हुई है, एक लाइन पे ना 3 पॉइंट है ए बी और सी। तो आप देखें आपको ना पहला डिस्टेंस यहाँ पे ना ये माइनस है कि डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस ए बी सी ना किसके बराबर होगा। तो डिस्टेंस ए सी क्या है, ए से लेके सी तक डिस्टेंस,
ए से सी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है, और बी से डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम ए सी में से बी सी निकालेंगे तो आपके पास ना ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस ना आपके पास आएगा, तो ये डिस्टेंस ए बी के बराबर आ जाएगा आपके पास। अब डिस्टेंस आप ए से बी या बी से ए की तरफ मेजर करेंगे इक्वल होता है। तो आप देखें डिस्टेंस यहाँ से अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपके पास इसमें ए और सी जो है वो दोनों ऑप्शन ना आपके पास आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ना गलत लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन में ना आपको उसने जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये वाली वैल्यूज नहीं लिखी हुई इसमें बुक में, ये इक्वल के बाद वाली सिर्फ ये लिखी है। तो डिस्टेंस ए सी के बराबर तो नहीं है, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस एक में बी ए और एक में ए बी है, तो इसमें क्या आप लिखेंगे बुक के मुताबिक अगर आप देखें ना तो ये ए और सी जो है ना आपका ए जो पॉइंट है ना वो बी ए के इक्वल है, यहाँ पे ना बी कॉमा ए लिखा हुआ है इसमें ए वाले में, तो बी से ए या ए से बी ये वाला पॉइंट है नहीं बनेगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो बुक के मुताबिक अगर आप देखें ना यहाँ बी ए लिखा होगा और सी में ए बी, तो बी से ए या ए से बी, तो ए और सी ना ऑप्शन वो बनेंगे। तो ये आप बुक से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बुक के हिसाब से ना ये डी ऑप्शन बनेगा, तो ये आपने चेक कर लेना है बुक से। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द सीसा ऑन वाई एक्सिस, के वाई एक्सिस पे ना सीसा की वैल्यू आपके पास ना क्या होगी। अब कोई भी हम पॉइंट लिखते हैं ना उसमें दो आपके पास ना वैल्यू आ रही होती है। तो वाई एक्सिस जो है ना ये वाली आपके पास लाइन है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे ना, यहाँ पे किसी भी जगह आप वाई एक्सिस पे हो तो यहाँ पे हर जगह पे एक्स क्या होगा, 0 होता है। किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो ना वाई एक्सिस पे, किसी जगह भी वाई एक्सिस पे खड़े हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सीसा होता है एक्स, अब सीसा क्या होता है एक्स, द सीसा ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जब भी आप खड़े होंगे एक्स 0 होगा, और जब भी आप यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे अगर खड़े हैं यहाँ पे किसी जगह ना इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है वाई 0 होता है। तो इस केस में फिर क्या होगा, क्योंकि आप वाई एक्सिस पे खड़े हैं तो एक्स 0 होगा, तो सी आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट देखिए क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है, क्लोज फिगर होती है। तो क्लोज फिगर जो के लिए ना सबसे जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड चाहिए होती है वो 3, यानी ट्राइंगल जो है ना सबसे जो क्लोज फिगर होती है ना वो आपके पास ट्राइंगल होती है, जिसमें 3 पॉइंट साइड ना आ रही होती है या 3 पॉइंट से बनती है, तो वो ट्राइंगल होती है। रेक्टेंगल होगी जैसा कि वो 4 साइडेड, या पेंटागन होगी 5 साइड। तो सबसे मिनिमम कम साइड वाली फिगर क्या होती है, क्लोज फिगर, वो आपके पास ट्राइंगल होती है जिसमें 3 साइड होती है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास बी आ जाएगा कि इसमें 3 साइड जो है ना वो आपके पास होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 होगा तो एक्स नेगेटिव होगा, और वाई इज ग्रेटर देन 0 तो वाई पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट इसमें भी बताना है। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था कि एक्सिस को ना आप 2 क्वाड्रेंट में ना इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो y प्लस में होता है, यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होता है, और इस साइड पे x आपके पास नेगेटिव होता है, और इस साइड पे y आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें x नेगेटिव होता है और y आपके पास पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होगा इसमें x जो है वो पॉजिटिव होता है, पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी
नेगेटिव। तो अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट में देखें, पहली वैल्यू नेगेटिव है और वाई के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। तो इसलिए इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास डी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स जो है वो आपका नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट है कि द पॉइंट 3, 5 इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कि आपने 3 पॉइंट है 3,5, तो इसका मिनिमम या जो कम फासला है ना वो फाइंड करना है, किस जगह से उसका कम फासला है। अब देखिए अगर ये आपके पास ना एक्सिस है, ये आपके पास वाई आ रहा है और ये आपके पास ना एक्स आ रहा है, तो एक्स अब इस पॉइंट में देखना एक्स 3 है और वाई 5 के बराबर है। एक्स आप अगर इस पॉइंट को फाइंड करें ना तो एक्स आपको 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 1, 2 और 3, और वाई को अगर आपने फाइंड करना है 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट ना आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से x3 है और फिर आप ना y की तरफ ऊपर, यहाँ से ना ऊपर अगर मूव करें ना, ये पॉइंट ना इस जगह पे आपके पास आ जाएगा 3,5। तो इधर से देखें ये डिस्टेंस ना आपके पास, इसमें ये डिस्टेंस ना आपके पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये 3 डिस्टेंस था, ठीक है। और अगर ऊपर वाली साइड आप जो है y वाली साइड पे, हाइट कितनी है इसकी 5 है, तो ये दोनों लेंथ 5 है और ये दोनों लेंथ क्या है 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है इधर से। तो y से ये करीब है या x से करीब है, तो ये x है ना, तो x से कितना ऊपर जाने के लिए 5 डिस्टेंस चाहिए और y से इधर जाने के लिए कितना चाहिए 3 यूनिट, यानी इधर से 3 कदम उठाने हैं, इधर से 5। तो उसने कहा था ना कि मिनिमम किससे है, तो किससे मिनिमम हुआ, y से करीब है ना, वहां से 3 यूनिट है। तो इसका आंसर आपके पास फिर क्या होगा कि ये आपका y एक्सिस या बी ऑप्शन ना आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में if m is the midpoint of the line segment ln then ln रेशियो mn। अब देखें इसमें क्या है कि एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है आपके पास, इस लाइन का नाम है आपके पास l और n, और m उसका मिड पॉइंट है। तो आपने इन दोनों की रेशियो बतानी है। तो मिड पॉइंट ना बराबर बराबर होता है, तो मैं कहता हूँ इधर एक 1 है तो इधर भी 1 होगा। तो अब देखें l से एल एन रेशियो आपने बताना है एम एन किसके बराबर होगी। तो एल एन क्या है, यहाँ एल से लेके एन तक डिस्टेंस, तो ये 1 + 1 या 2 हो जाएगा आपके पास टोटल। और m से n तक अगर देखें, m से n तक ये कितना है 1 यूनिट है, तो क्या रेशो बनेगी 2:1। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कि ऑल द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासिस थ्रू, कि जो बाइसेक्टर होते हैं लाइन सेगमेंट के वो कहाँ से पास करते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे आपके पास ना एक लाइन है, कोई भी आपके पास ना एक लाइन है, तो बाइसेक्टर जो भी होता है वो इसको यहाँ से ना इक्वली डिवाइड करता है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसके 2 हिस्से कर देगा, आधी लाइन इधर आधी लाइन इधर, तो इक्वली डिवाइड। तो ये पॉइंट जो होता है वो एम जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो बाइसेक्टर ऑल द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासिस थ्रू मिड पॉइंट, तो सी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसमें द ब्लो फिगर इज अ काइट व्हाट, तो आपको ना एक फिगर जो दीजिए है वो काइट की है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें क्या चीज बतानी है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल। तो डायगोनल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट बताने। अच्छा देखें, इसमें लाइन ना आपके पास ना ये फिगर कुछ इस तरह से, और फिर आगे इसकी वैल्यू ना कुछ यूं जो है ना ये आगे एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे आपको ना पॉइंट ए गिवन है, इसका नाम ए है, इसके एक कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2 3। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट सी है 2 और -3 के बराबर। डी पॉइंट है इसका 0 0 और बी पॉइंट इसका क्या आ रहा है 5 और 0। और यहाँ पे इसके जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल जो है वो सी के साथ में यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा ये डायगोनल डी और सी के साथ में यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, एक बी डी डायगोनल है और एक ए सी डायगोनल। तो ये पॉइंट का आपसे पूछ है। अच्छा देखें, ये जो आपको ना ए पॉइंट दिया गया, इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है 2, और ये जो सी पॉइंट दिया है इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है 2। तो इसका मतलब है ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी पहली वैल्यू क्या होगी 2 के बराबर। तो पहली वैल्यू इसकी क्या होगी 2 होगी। अब देखें इस पॉइंट को देखें, तो इसमें यहाँ पे डी का ये सेकंड वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ भी सेकंड वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये जो लाइन है इस पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उसकी सेकंड वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 2 0। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि इन द गिवन फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसमें फिर एक फिगर हमने बनानी है, तो उसमें क्या है कि इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन एस आर इज। अब देखें यहाँ पे आपको फिर एक फिगर जो है ना वो दी गई है इस फॉर्म में। तो ये आपको पॉइंट पी के बराबर गिवन है और इसकी वैल्यू आ रही है -2, 4। इसी तरीके से आपके पास क्यू पॉइंट है, वो आपको गिवन है 4 और 4 के बराबर, और ये आर पॉइंट आपको गिवन है 1 और -1 के बराबर। तो एस जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो एस आर आपने फाइंड करना है। तो आप देखें एस जो है वो मिड पॉइंट है यहाँ पे ना, एस आपके पास क्या मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो बाहर वाली दोनों वैल्यू ना इनको आपने ऐड करना होता है। तो मैं अगर ये पॉइंट एस फाइंड करना चाहूँ, ये वाला पॉइंट, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मिड पॉइंट में क्या होता है x1 वाली वैल्यू x1 + x2 -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और y वाली वैल्यू क्या आ रही है 4 और 4, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास ना 4 में से 2 गए, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 4 और 4 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 1 और 1,4। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास ना ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है एस आर। अब देखिए इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखें यहाँ पे पहली वैल्यू इसकी 1 आ रही है और इसकी पहली 1 आ रही है, तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, दोनों में 1 है। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाली वैल्यू ना चेंज हो रही है, तो इसका डिफरेंस ले लें सेकेंड पॉइंट का ना। वैसे भी डिस्टेंस फार्मूला चले लगाए तो क्या होता है आपने, ये आपका x1 होगा, ये y1, ये आपका x2 होगा, ये y2 होगा। तो क्या आप करते हैं 1 में से x1 में से x2 -1 -1 और y4 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगी क्योंकि -1 है और इसका स्केयर, तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाली टर्म, तो सिर्फ जस्ट ये रह जाएगा। तो 4 + 1 5, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा इसका आंसर। इसका स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आपके पास 5 बनेगा, डी ऑप्शन।
तो एस आर डिस्टेंस आपके पास ये कितना होगा 5 के बराबर। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कि if distance between 2 point A and B is 20 unit then the value of C। अब दो पॉइंट का डिस्टेंस उसने खुद दे दिया, तो इस पॉइंट को हम फिर x1, इसको y1 रख लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो वही डिस्टेंस फार्मूला क्या था, आपको मैंने बताया था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो इसका डिस्टेंस ए और बी का वैसे उसने कहा 20 के बराबर है, ये डिस्टेंस में दिया हुआ है उसने। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो सी माइनस 0 आ जाएगा पहला पॉइंट, और दूसरी वैल्यू देखें इसकी 10 आ रही है, और माइनस करेंगे इसकी 10 में से -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास ना 20 के बराबर आ रहा है दूसरी साइड पे। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो इधर स्क्वायर अंडर रूट काट जाएगा, सी स्क्वायर रह जाएगा, और 10 और 1 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 में से 121 माइनस करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 279। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो वो आप देखेंगे 3√31 आ जाएगा। यानी 279 को आप 9 × 31 लिख सकते हैं ना, तो 3√31। तो ये कैलकुलेटर आपको देगा, तो ये आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ना आपकी आ जाएगी, बी ऑप्शन जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this is। क्या करना है आपने, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। मैं इनको नाम देता हूँ, इसको x रख लेता हूँ, इसको y और इसको मैं z रख लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अब देखिए एक्स वाई लेंथ कैसे आप फाइंड करेंगे, एक्स वाई लेंथ। इसमें देखिए पहली वैल्यू ना फिक्स आ रही है, जब 7 - 7 का स्क्वायर करेंगे ना वो 0 आ जाएगा, तो वो तो निकल जाएगा। और दूसरी वैल्यू रह जाएगी आपकी 4 - 1, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, क्या उसका अंडर रूट लेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो सिंपली आपकी इसकी लेंथ क्या होगी 4 - 1 या 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर देखें y और z निकालें, y z में देखें क्या सिचुएशन है कि ये जो 1 है और ये भी 1 है, ये भी दोनों साइड बराबर है। तो y जब 1 - 1 करेगी ना वो 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इन दोनों को माइनस करना है। तो इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है 7 और इसमें पहली वैल्यू -3। तो माइनस जब करेंगे माइनस माइनस +3, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के बराबर। अब देखिए एक्स वाई 3 है और वाई जेड 10 के बराबर है। अब देखिए एक और चीज़ नोट करें कि अब आपने ना तीसरी साइड जो है ना वो निकालनी है, जो आपके पास ना हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो उसके लिए हम फिर पाइथागोरस थ्योरम ना यूज़ करेंगे। अब ये कैसे पता चला, अब इसमें देखें x की वैल्यू फिक्स है ना, y चेंज हो रहा है। किसी में y चेंज हो रहा हो तो वो क्या होता है y एक्सिस पे पॉइंट होता है ना, जब आप y एक्सिस पे ऊपर नीचे होते हैं तो y चेंज होता है। तो यहाँ पे x तो 7 7 6 है, y 4 और 1 है। तो ये वर्टिकल लाइन थी, ये एक्स वाई थी ना, ये वाली साइड थी, और ये वाली जो साइड थी वाई जेड, इसमें क्या था वाई फिक्स था, एक्स चेंज हो रहा है। एक्स चेंज हो रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज, तो ये लाइन थी। तो ये दो साइड ना हमारे पास आ गई है एक्स वाई और वाई जेड। तो हमें ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है आपके पास। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के साइड के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लें 10 स्क्वायर और +3 स्क्वायर, तो ये जो भी आंसर आएगा अंडर रूट के साथ ना वो आपके पास ना हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी। तो ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपके पास 9। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी अंडर रूट 109 आ जाएगा आपके पास। तो 109 या सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा।
तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज। अब इसमें क्या है कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करने इन तीनों हाइपोटेन्यूज जो है ना उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से ना हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। तो तीनों साइड की लेंथ निकालते हैं। इसको अगर आप ना इस साइड को आप ना इनको अगर लेबल कर देना एक्स वाई और जेड के इक्वल कह दें। तो पहले हम क्या करते हैं एक्स और वाई जो है उसकी डिस्टेंस फार्मूला लगा के ना लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पॉइंट है ना 40 और 21, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है √5। इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ये आएगा। तो आप ये कैलकुलेटर से ना इसमें आप वाई जेड चेक करें, वाई और जेड पॉइंट है 21 -1 -5। तो इसमें सेकंड देखें ये 40 और -1 और -5, ये तो एक्स जेड की लेंथ है। एक्स जेड की लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है 5√2 के बराबर। और इसी तरीके से वाई जेड की लेंथ देखेंगे 21 और -1 और उसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है 3√5 के बराबर। तो अब आपने देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास ना कौन सी आ रही है। तो सबसे बड़ी जो इसमें यहाँ पे आपके पास ना वैल्यू है वो 5 है। 5 को आप किसी नंबर से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ही आ रही है। तो इसका मतलब है जो एक्स जेड साइड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है। और एक्स जेड में आपके पास पॉइंट क्या था, एक पॉइंट था 40 एक्स और जेड किसके बराबर था -1 और -5 के दरमियान। तो इन दोनों साइड का ना आपने मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है ना आपके पास एक्स जेड वाली, क्योंकि ये सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज में सबसे बड़ी साइड होती है। तो तीनों लेंथ आपने निकाल के देखा ना, इसका आंसर सबसे बड़ा है। आप पॉइंट्स में निकाल के भी देख लें तो ये सबसे बड़ी साइड ना आएगी। तो इसका हमें उसने कहा था ना हाइपोटेन्यूज जो है ना उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो अब ये दो पॉइंट इसके आगे ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 आ गया आपके पास। तो इन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये आपका 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 0 -5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 और -5/2। तो ये आंसर ना सी वाला आपका बन जाएगा इसमें। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल और दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर विल बी। तो सेंटर जो होता है डायमीटर का ना मिड पॉइंट होता है। कोई भी सर्कल अगर कोई भी आपके पास ना एक सर्कल आप ना ड्रॉ करें, ये उसका सेंटर अगर आप रख लें तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो ए बी है ये आपके पास इसका डायमीटर होगा। कोई भी पॉइंट में अगर नाम है तो ये सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है दोनों साइड से। तो इसका मतलब है इन दोनों का अगर मिड पॉइंट लें तो आपके पास वो सेंटर आ जाएगा। तो क्या करते हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं x1 + x2, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा पॉइंट 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 6 और 4 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 और 7 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 5,7 आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इफ 2 पॉइंट दिस आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस देन द वैल्यू ऑफ टी। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के पे है, तो टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखें इस पे सिनेरियो ये है कि ये दोनों पॉइंट है, एक आपका 2,3 है और एक 4,5 पॉइंट है। तो ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस अगर इसको आप सी कह दें, इसको ए कह दें, इसको
पॉइंट को बी कह दो, तो ये पॉइंट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है सी से। ए सी और बी सी लेंथ जो है वो आपके पास बराबर है। तो इसमें स्टूडेंट आपने करना है क्या है कि इसमें आपने एक दो बात, ये जो सी पॉइंट 3 है ना, इसका आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ना 2 3 से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। फिर इसका आपने डिस्टेंस बी सी से ना फाइंड करना है। तो वो जब आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास उसकी वैल्यू ना, ये सेकंड वैल्यू ना ये वाली आ जाएगी आपके पास। फिर दोनों क्योंकि इक्वल है तो इनको बराबर रखना है। तो मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपके पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1 + 3 - t का होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर लेके ना आपने कैंसिल कर देने, और दूसरी तरफ आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप इनको ना इक्वेट करेंगे। एक तो आपने ये साइड रखी है, दूसरी आपके पास है 1 + 5 - t का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ना, इसके ऊपर ना अंडर रूट भी थे ना, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करके ना खत्म कर दी। अब ये 1 और 1 को माइनस करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर देखें यहाँ पे दो नंबर के स्क्वायर बराबर आ रहे हैं, तो वो नंबर भी बराबर होंगे। तो यहाँ से 3 - t किसके बराबर आ जाएगा, 5 - t के। तो या फिर आप यहाँ से इनके स्क्वायर को ना खोल के भी ना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है ना, ये दूसरा ना, ये प्लस माइनस है ना, दो केस बनेंगे। तो माइनस वाला केस में एक केस ये बनेगा ना, साथ में इसके प्लस माइनस भी है। जब भी अंडर रूट लेते हैं ना तो वो प्लस माइनस भी साथ में आते हैं। तो जब आप माइनस वाला केस लेंगे ना, 3t इधर से माइनस रखेंगे तो ये -5 और ये प्लस t आ जाएगा। प्लस वाले केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये t उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 5 इधर आके, तो ये इधर आपके पास 8 हो जाएगा और इधर आपके पास 2t आ जाएगा। या 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ना t की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा केस जब आप करेंगे ना प्लस वाला, तो ये -t काट जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसके t की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 4। तो ये बी ऑप्शन आपके पास इसमें बन जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कि a point px y is at equal distance from both the axes and the line lie in third quadrant. If it is at a distance of 4 units from the y axis, then its coordinates are। इसमें क्या है कि एक पॉइंट पी एक्स वाई है, इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ। इसका दोनों एक्सिस से ना डिस्टेंस इक्वल है, और ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। अब देखें इसमें ये पॉइंट आपके पास जो दिया गया ना, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका x हो गया माइनस में, और ये y आपका माइनस में। तो ये पॉइंट ना आपका इसी जगह पे ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इस जगह पे आ रहा है पी एक्स है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। तो यहाँ पे ना आपका पॉइंट लाई कर रहा है। तो अब उसने कहा है कि इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस इसका ना 4 यूनिट है। वाई से इसका डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो है एक्स से भी 4 यूनिट होगा। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके पास ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ना दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी। तो इसलिए ये -4 और -4 आपके पास ना ये पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए आप इसका जो डी ऑप्शन होगा वो आप ना इसमें सिलेक्ट करेंगे कि वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे स्टूडेंट मूव करते हैं।
24 में लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सी विद अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड वाई एक्सिस एट अ डी विद अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, देन डिस्टेंस सी डी। अब देखें इसमें क्या है कि एक लाइन ए बी है, वो एक्स एक्सिस को सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। इससे इस तरीके से ना आप इसको समझ लें, ये आपके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपके पास ना एक लाइन है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सी, तो यहाँ सी पे ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और डी पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे लाइन। तो एक्स एक्सिस पे जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अब उसमें डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, तो ये ना 3 यूनिट डिस्टेंस पे ना यहाँ से ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 3,0 एक्स एक्सिस पे ना वाई 0 होता है, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वाई 0। और दूसरा सीधा वाई एक्सिस पे ये 6 यूनिट पे ये लाइन ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके पास 0 और 6 के बराबर है, तो ये 3 0 आ रहा है और ये 0 और 6 आपके पास आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने ये सी डी जो डिस्टेंस है ना ये कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को अगर आप फिर x1 y1 रख लें, इसको x2 y2 रख लें, तो इसका डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये अंडर रूट में 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 6 का 36, तो ये ना अंडर रूट 45 आ जाएगा आपके पास। अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 को आप 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट 5, तो ये आपका 3 अंडर रूट 5 या ए ऑप्शन जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है उस पे मूव करते हैं। तो पहले पार्ट में चैप्टर नंबर 8 में द स्लोप ऑफ 2 लाइंस आर 0 एंड इन्फिनिटी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइन। अब 2 लाइंस हैं, उनके स्लोप दिए गए हैं। तो देखें एक्स एक्सिस जो लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल, इसमें इसका स्लोप जो होता है ना 0 होता है, यानी इसमें कोई स्लोप नहीं होता। अगर आप फर्श के ऊपर जैसे घूम रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना, जब आप आगे मूव करेंगे। राइज ओवर रन होता है ना स्लोप, तो रन करेंगे अगर फ्लोर के ऊपर या छत के ऊपर, तो आप राइज तो नहीं हो रहे होंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। और वर्टिकल लाइन जो होती है इसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये नहीं आप मेजर कर सकते, ये बिल्कुल सीधा होता है ना, तो इसमें स्लोप ही होता है, आप सीधे नीचे आएंगे, तो इसलिए इसका इन्फिनिटी है। तो अब इन दोनों के दरमियान ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसलिए अगर लाइन के स्लोप 0 और इन्फिनिटी है तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री के दरमियान। तो इसका फर्स्ट जो सी पार्ट है ना वो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे कि इफ वन एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इज डिटरमिन्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस, एक लाइन है उसका एक एंगल, ये दोनों जो पॉइंट है ना ए और बी, इनसे आप निकाल सकते हैं। तो आपने थर्ड एंगल, एक एंगल तो उसने खुद दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। दूसरा एंगल ना आपने यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से एंगल हम कैसे निकालेंगे, स्लोप। इस पॉइंट को ना अगर आप x1 y1 रख लें, इसको आप x2 y2 रख लें, तो देखिए स्टूडेंट्स स्लोप आपके पास किसके बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और ये आ जाएगा 2 माइनस 1। तो 3 माइनस 2 आपके पास 1 और 1 ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था m इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अल्फा जो है वो इंक्लिनेशन होता है और एल स्लोप होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो वो क्या होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1।
तो ये आप शिफ्ट के साथ ना 10 वाली की प्रेस करें और फिर 1 लिखें, तो ये आपके पास ना एंगल आ जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब देखें एक एंगल 90 है, दूसरा 45 है, तीन एंगल का सम 180 होता है। तो 90 डिग्री में से अगर आप 45 डिग्री माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल भी आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी 45 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट है कि स्लोप ऑफ दिस एंड दिस इज 3, व्हाट इज वाई। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, इसको आप x1 y1, इसको आप x2 y2 रख लें। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और दूसरी तरफ ना आपके पास स्लोप m है और वो y के बराबर, y की वैल्यू ना फाइंड करनी है, स्लोप 3 के बराबर दिया हुआ है। तो y2 माइनस y1, तो y माइनस 6 हो जाएगा आपके पास, और नीचे आपका क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप। स्लोप आपको उसने बताया हुआ है इसका 3 के बराबर है। तो ये आप इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, या y माइनस 6, 3 2 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी, डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं आगे। इसमें द लाइन दिस पासिस थ्रू 1 2, एक लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, तो वो एक पॉइंट से ना पास कर रही है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ये एक लाइन है इस तरह से, तो उस पे ना कोई पॉइंट आपको गिवन है 1 और 2। जो भी लाइन का पॉइंट होता है ना उसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट पुट करें तो 0 आता है। तो हम इस लाइन में ये पॉइंट एक्स और वाई की जगह पुट करते हैं, तो एक्स की जगह 1 और वाई की वैल्यू ना इस पर 2 आ रही है, तो के इंटू 2 हो जाएगा, और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2 के 5 में से 3 गए तो प्लस 2 आ जाएगा, या फिर 2 के इक्वल टू 2, या के आपका क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द लाइन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ लाइन। अच्छा, इसको अगर आप यूं लिखें कि इसमें 6 को दूसरी साइड पे ना मूव कर लें, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 6, या x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 ओवर 5 के इक्वल। तो देखिए x जो है ना वो फिक्स हो गया, यानी अगर आपके पास मैं कहूँ ये एक लाइन है और ये y एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू ना 6/5 किसी जगह ना यहाँ पे आ जाएगी, 1 से कुछ ना बड़ी होगी, यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे 2 है ना, तो ये कोई इस जगह इस पॉइंट पे ना x की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ y के पैरेलल ना, ये y एक्सिस है ना और ये x एक्सिस है, ये आपके y एक्सिस है। तो यहाँ से देखिए कोई भी इस पे पॉइंट लेंगे ना तो इसमें y तो चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। तो जब भी लाइन इस तरह से हो जिसमें x y में से y x मिसिंग हो, जैसे इसमें y मिसिंग है ना लाइन में, सिर्फ x आ रहा है, तो वो पैरेलल लाइन हो जाती है। y मिसिंग होगा तो y के पैरेलल होगी, x मिसिंग होगा तो x के। तो ये लाइन अब किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में देखें लाइन y इक्वल टू 0। अब देखें y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे, और x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे। अब देखें ये लाइन है आपके पास ना, x एक्सिस पे आप खड़े हो तो आपकी हाइट 0 होगी ना, y की में कोई चेंज नहीं आ रही होगी, और y एक्सिस पे अगर आप खड़े हो तो x 0 होता है। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए आप इसका आंसर देंगे x एक्सिस। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में द लाइन y इक्वल टू बी इज अबव द x एक्सिस इफ एक लाइन है y इक्वल टू बी, वो y एक्सिस पे अबव द y एक्सिस कब होगी। देखें ये फिर आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास x है और ये आपके पास ना y वाली लाइन है। अब देखें उसने क्या है अबव y इक्वल टू बी, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ना किसी जगह जैसे b मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, इस जगह होगा। b को ना आप फॉर एग्जांपल 3 समझ लो, वो इस जगह लाइन आएगी। अगर मैं कहता हूँ y जो है वो आपके पास -3 है, तो फिर लाइन यूँ होगी y इक्वल टू -3, तो ये 0 0 पॉइंट आपका ओरिजिन है। तो x एक्सिस से ऊपर लाइन कब होगी, अबव का मतलब है ऊपर है ना, तो ऊपर कब होगी, जब ये जो वैल्यू है ये 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और नीचे कब होगी, जब ये वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो इसलिए b को यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर वो अबव होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। इसमें द लाइन x इक्वल टू ए इज लेफ्ट टू द y एक्सिस इफ एक लाइन है x इक्वल टू ए। अब फिर देखें यहाँ पे एक्सिस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे इसमें समझाने के लिए। आपके पास देखें एक लाइन x है और एक y है ना, x और y एक्सिस है, तो उसने कहा लाइन x इक्वल टू ए। मैं फिर कहता हूँ x आप ना 3 रख लें, तो मैं कहता हूँ ये 1 2 और x यहाँ पे ना 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप ना एक लाइन यूँ ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 3 पे, और अगर x आप इधर रखें तो इधर x क्या हो जाएगा, -3। ये अगर आपका ना 0 0 आ रहा है, तो ये लेफ्ट साइड पे y एक्सिस के ना लेफ्ट साइड पे कब होगी, ये इसकी लेफ्ट साइड है, y का लेफ्ट ये है ना और y का राइट ये, तो राइट साइड पे कब होगी, जब ये a जो है या 3 जो है 0 से बड़ा होगा, और लेफ्ट पे कब होगी, ये 3 जब नेगेटिव होगा। तो ए को क्या होना चाहिए, नेगेटिव या लेस देन 0। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, डी, कि ए लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट साइड पे होगी, और ए ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट साइड, और अगर ए 0 होगा तो फिर क्या होगी, फिर y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। इसमें स्लोप ऑफ अ लाइन 1 is -4, what is the slope of line perpendicular to line, एक लाइन L है उसका स्लोप -4 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका आपने बताना है कि स्लोप क्या होगा। तो अब आपको पता है कि दो लाइन के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। या एक का स्लोप अगर आपको पता है तो उसका स्लोप उल्टा दें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरे का स्लोप आता है। इसे हम कहते हैं कि स्लोप क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी वैल्यू को उल्टा देंगे, तो 4 को उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4, -4 था ना तो -1/4 बन जाएगा। और नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4। तो ए ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एज स्लोप 2/3, इनमें से किस लाइन का स्लोप जो है 2/3 है। अगर आप देखें सेकंड वाली लाइन को देखें, इसको ना हमने असल में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की लिखनी है। वो क्या होती है, y = mx + c, इस फॉर्म में लिखना है। अब जैसे ये लाइन है, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, -3y = 2 -2x, और अगर -3 से मैं डिवाइड करूं तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा x, और 2 से डिवाइड करूंगा तो -2/3। तो ये जो x के साथ लिखा होता है ना, ये स्लोप होता है, तो ये क्या बन रहा है, 2/3। बाकी लाइन में अगर आप इस तरह से लिखें तो आप देखेंगे यहाँ कुछ और नंबर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर इसमें हमें चाहिए 2/3, तो वो बी केस में ना आपका बन जाएगा इसमें। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं।
11 में द लाइन y इक्वल टू 5x माइनस 3 इज रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये जो फॉर्म होती है ना y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या होती है? लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। इसमें एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे y 0 होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ना लाइन जहाँ पे x एक्सिस को काट करती है। तो x एक्सिस पे जब भी कोई लाइन जहाँ पे x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे y 0 होता है। तो आप क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करेंगे इस लाइन में। तो y को अगर मैं इस लाइन में 0 करूँ तो यहाँ पे y 0 करूँ तो क्या बच जाएगा? x प्लस 0 इक्वल टू 5। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 5 के। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे ना y इंटरसेप्ट कहता है ना तो x 0 करते वो भी 5 ही आता। तो इस केस में क्योंकि दोनों लाइन में एक जैसे नंबर है ना x प्लस वाई, अगर साथ 2x या कुछ और लिखा हो तो फिर वो आंसर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में a line intersecting both the axes 20 and 07 respectively, its y intercept। y intercept का मतलब क्या होता है? y intercept आप कैसे लेते हैं? y intercept का मतलब क्या होता है? x0 और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y0। अब आपको उससे पूछा है इट्स y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में x0 होता है। तो कहाँ पे x0 है? यहाँ पे तो x2 आ रहा है, पहला पॉइंट x होता है ना, और यहाँ पे x0 है। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है 07, इसमें x0 है और y किसके बराबर है? 7 के। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 7। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। अब देखिए ये दोनों लाइन की राइट हैंड साइड पे 0 है। वैसे नॉर्मली राइट हैंड साइड पे 0 नहीं होता, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपको लाइन दी जाती है ना उनकी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 0 है। जब दोनों लाइन में राइट हैंड साइड 0 हो तो उन्हें कहते हैं ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है लाइन की ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन में ना उसमें 0 0 हमेशा ना दोनों साइड को बराबर। यहाँ भी देखें x और y की जगह 0 पुट करें ना, 0 इक्वल टू 0। यहाँ भी x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। तो 0 0 हमेशा इसका सोल्यूशन होता है, इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ए ऑप्शन जो है वो आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक चैप्टर नंबर 7 और 8 के एमसीक्यूज कर लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट करके ना पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।